हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम हमारी हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। इस चैप्टर में बेसिकली आप ये चैप्टर का नेम देख रहे हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे बेस्ड है। दैट मीन्स इस चैप्टर में आप लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, इनको कैसे इक्वल पुट किया जाए, ऐसे आइडियाज़ इस चैप्टर में आप देखोगे। ये चैप्टर जो है, हमें पता है ये हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो आप छोटा सा एक हिस्ट्री का पार्ट इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इस चैप्टर में जो फ्रांस में जो मोनार्की थी, जो किंग का जो रूल था, वो इसमें एंड हो जाता है। किस तरीके से एंड हो जाता है वो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। सोसाइटी जो है वो एक गवर्नेंस की एक न्यू सिस्टम जो है उसको एक वे देने वाली है। दैट मीन्स मोनार्की को ख़त्म करके और एक तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि एक पर्सन के हाथ में से जो रूल है उसको हटा के जो न्यू गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें देना। इस रिवॉल्यूशन में, जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इसमें मैन का राइट डिक्लेयर्ड हो गया था एंड जो इंडिविजुअल का जो राइट है, जो उसकी इक्वेलिटी है, वो जो न्यू लैंग्वेज पॉलिसी बनी थी उसमें, यानी कि उसका पार्ट बन गया था। उसके ये सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इसका जो है, वो जो इक्वेलिटी है, जो इंडिविजुअल की राइट है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। जितनी भी इक्वेलिटी और फ्रीडम के थॉट्स हैं वो एक न्यू एज को जन्म देते हैं। अलग अलग कंट्री के अलग अलग थॉट्स होते हैं, ये हमें पता है। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली इस चैप्टर को एक मूवी की तरह हम लर्न करने वाले हैं, समझने वाले हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर में हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखेंगे, देन हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप मूवीज़ में भी देखते हो, कुछ मूवीज़ में क्या होता है, पहले फ्लैशबैक दिखा देते हैं कि बीच का पार्ट जो है सबसे पहले उठा देते हैं एंड देन फिर वो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से उसका बर्थ हुआ, यहाँ से उसकी एंडिंग हुई। ऐसे ऐसे आप साउथ की फिल्मों में देखते हो और हमारी फिल्मों में भी आप देखते हो। सबसे पहले हम देखते हैं इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789। इसमें क्या हुआ था, इसकी मॉर्निंग में जो सिटी थी, पेरिस की एक सिटी थी, फ्रेंच में पेरिस की जो सिटी थी उसमें बहुत ज़्यादा आतंक का माहौल था। इंस्टेड ऑफ अलार्म, आतंक का माहौल था। और जो किंग था उसने ट्रुप्स को, सेना को ये कमांड दे दिया था कि आप सिटी में मूव कर जाओ। लेकिन बहुत ज़्यादा अफवाहें क्या फैल रही थी कि किंग ने ये ऑर्डर दे दिया है कि आप सिटीजन्स के ऊपर क्या करो, फायर को ओपन कर दो। तो क्या हुआ, 7000 से ज़्यादा लोग जो हैं, वो मैन और वुमन, एक साथ एक टाउन हॉल, जैसे जो कस्बे का जो पूरा एक हॉल था उसमें सभी गैदर हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि आप एक मिलिट्री फॉर्म करो, एक पीपल की जनसेना फॉर्म करो। सो जो मैन वुमेन थे वो उन्होंने क्या किया, वे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में घुसने लग गए। फिर क्या हुआ, वो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में क्यों घुसने लग गए। बिकॉज उनको ये लग रहा था कि जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उनमें आर्म्स जो हैं, हथियार हैं, वो मिल जाएंगे। सो जो एक ग्रुप था वो सिटी के ईस्टर्न पार्ट में घुसा। फिर ये सबसे पहले बेस्टाइल प्राइजन में घुसा। जो बेस्टाइल एक तरह की जेल थी, उसको इन्होंने क्या किया, तोड़ डाला। अब क्यों तोड़ डाला, क्योंकि इनको लग रहा था कि वहाँ पे जो है वो गोला बारूद मिल सकते हैं। इसी फाइट में क्या हुआ, जो बेस्टाइल थी उसका जो कमांडर था, इस तरीके का स्ट्रॉमिंग हो गई थी बेस्टाइल में। जो बेस्टाइल का जो कमांडर था वो इस लड़ाई में मारा गया और यहाँ पे जो प्राइजनर्स, जो बंदी थे, जो कैदी थे, वो यहाँ से छुड़ा ले गए और उनकी क्वांटिटी कितनी थी, वो सिर्फ 7 थे। जो बेस्टाइल थी वो सभी के द्वारा हेटेड की जाती थी। क्यों हेट की जाती थी, क्योंकि ये किंग की क्या थी, डेस्पोटिक पावर थी। इसमें क्या हुआ, जो किला था, जो फोर्ट था, वो डिस्ट्रॉय हो गया और जो स्टोन इसके, अब ये डिस्ट्रॉय तो हो गया, लेकिन जो स्टोन पीसेस थे इसके, ये मार्केट में सोल्ड कर दिए गए
उन लोगों को ये सोल्व किए गए थे कि जो कुछ होते नहीं है, जो ये डिस्ट्रक्शन हुआ है इसको याद रखें, इसकी मेमोरी बनाए रखें अपने माइंड में। तो उनको ये सारी चीज़ें बेच दी गई थी मार्केट में। उन दिनों जो ये रिवॉल्ट्स थे ये पेरिस में और कंट्री साइड के बीच में दोनों साइड हो रहे थे। लेकिन जो मैन था, इन सभी के चक्कर में क्या हुआ, जो प्राइजेस थे ब्रेड के वो बढ़ गए, तो उसके प्रोटेस्ट में वो लग गया। बहुत देर बाद जो हिस्टोरियंस था वो इस टाइम को देखते हैं तो वो एक तरह से जो ये घटना है, इनकी जो ये बेड़ी है, इनकी स्टार्टिंग है। इससे क्या इन सभी में क्या हुआ, ये जो ये पीपल थे ये इनको ये लग गया कि अब जो है जो फ्रांस का राजा है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। हालांकि उस टाइम पे जो पीपल है उन्होंने ये सब चीजें करने की नहीं सोची थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया। एक यानी कि पहले से ही यानी प्लानिंग बना के रखना, ऐसे ऐसे करना नहीं, वो एकदम से करने लगे, जो उनके माइंड में आता गया वो करते चले गए। अब ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं कि कहाँ से हुआ। ये हमने फ्लैशबैक देखा कि पेरिस की सिटी थी, किंग ने कमांड दे दिया था, रूमर्स फैल रही थी, जो बहुत सारे जो पीपल थे वो एक साथ करके वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आर्म्स की सर्च में घुस गए। फिर बेस्टाइल जो प्राइजन थी उसको उन्होंने तोड़ डाला। फिर ये जो इसके स्टोन पीसेस थे वो उन बंदों को ये सॉल्व कर दिए गए जो डिस्ट्रक्शन है उसको याद रखना चाहते हैं। उन दिनों बहुत सारे जो रिवॉल्ट्स हैं वो हो रहे थे पेरिस और कंट्री साइड के बीच में, और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो रहा था किसके लिए, जो ब्रेड के जो प्राइसेस हैं इंक्रीज हो रहे हैं उसके लिए। बहुत देर बाद इनको लगा कि अब फ्रांस का जो राजा है वो अपनी हद पार कर रहा है, हमें उसको मार डालेंगे। फिर जो ये जितनी भी चीज़ें थी ये क्यों हुई, किस तरीके से हुई, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको अभी तक समझ में आएगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 18th सेंचुरी। अब जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन है 18th सेंचुरी में, इसमें क्या था, सबसे पहले हम किंग का एक तरीके से इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कौन था इस फ्रांस का राजा। जो फ्रांस का राजा था वो लुइस 16 इसका नेम था, और ये बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। बर्बन एक डायनेस्टी का नेम है, ये कोई बिस्किट का नेम नहीं है यहाँ पे। इसमें क्या हुआ था 1774 में जो लुइस 16 था उसने जो फ्रांस का सिंहासन था उसको ग्रो किया, जो थ्रोन है फ्रांस का उसको बहुत ज़्यादा ग्रो किया। फिर 20 साल की उम्र में उसने मैरी एंटोनियट से जो क्या की ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी उसके साथ उसने शादी की। इस प्रोग्रेस से जब लुइस 16 की बारी आई तो क्या हुआ, एम्पटी ट्रेजरी, दैट मीन्स जो खजाना है वो ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया, जो पहले के जो राजा थे वो नवाब तो थे ही, उनको बहुत ज़्यादा नवाबी शौक भी था, तो उन्होंने क्या किया, इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, इतना ज़्यादा जो ये खजाना है इसको बिल्कुल खर्च कर दिया। जब जो लुइस 16 था उसकी बारी आई ये सारा खजाना क्या है ख़त्म हो गया। एक तो ये रीज़न था, कुछ और भी रीज़न थे। बहुत सालों तक जो वार था वो बहुत सालों तक चलता रहा। इसमें क्या हुआ, जो फ्रांस के जो रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो गए। नेक्स्ट एक वर्शेलाज नाम का एक प्लेस था, एक बहुत बड़ा प्लेस था। यहाँ पे इसकी जो ब्यूटीफुल है, जो इसकी सुंदरता है उसको मेंटेन रखने के लिए इस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया जो कि नेसेसरी नहीं था। फिर अंडर लुइस 16 इसने क्या किया, इसने जो अमेरिकन की जो 13 कॉलोनीज थी उनको इंडिपेंडेंस दिलाई ब्रिटेन से। इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। तो ये रीजंस थे कि जिसकी वजह से जो लुइस 16 है उसने एम्पटी ट्रेजरी पाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम
कर्जे के बारे में। वार था, वार के साथ साथ बिलियन लिवरेज भी हो गया। लिवरेज जो है उस टाइम पे जो फ्रांस की जो है करेंसी यूनिट थी, जैसे कि हमारे रुपीज है उसी तरीके से लिवरेज। तो वार के साथ साथ बिलियन लिवरेज भी हो गया। ऑलरेडी 2 बिलियन लिवरेज तो है, उससे ज़्यादा ही बल्कि हो गया था और आगे आगे ये बढ़ता जा रहा था। तो इस कंडीशन में जो लेंडर्स थे उन्होंने ये जो लेंडर्स थे वे स्टेट क्रेडिट देते थे। स्टेट क्रेडिट मतलब कि जो स्टेट है ना वो बोरोवर की तरह पीपल से टैक्स लेती थी एक तरीके से, तो उन्होंने लोन लेती थी। तो उन्होंने क्या किया, लोन पे 10% इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करने, यानी कि उसने इंक्रीज कर दिया। सो इसमें जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उन्होंने जो बजट की पेमेंट थी उस पर बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज करने लग गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूर थी। अगर वो ऐसे इंक्रीज नहीं करेगी तो वो ये कर्जा हुआ इसको नहीं उतार पाएगी। अपने जो रेगुलर खर्चे थे, जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे, उनको मीट करने के लिए उन्होंने क्या किया, आर्मी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा दी। कोर्ट को और गवर्नमेंट ऑफिसेस उनको रन करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उनको चलाने के लिए इसने क्या किया, जो स्टेट है उसके जो टैक्सेस है उनको स्टेट को बोला कि आप जो टैक्सेस है उनको इंक्रीज करो, ताकि हम जो हमारी रेगुलर नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर पाएँ। लेकिन जो ये स्टेप्स थे, ये इतना ज़्यादा कर्जा हुआ है, ये इसको उतारने के लिए इनफ नहीं था। तो अब क्या हुआ, अब जो है फ्रेंच सोसाइटी है वो 3 स्टेट्स में बांट दी गई। 18वीं सेंचुरी में जो फ्रेंच इस सोसाइटी थी वो कितनी स्टेट्स में डिवाइडेड थी, दे आर डिवाइडेड इन 3 स्टेट्स। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो स्टेट क्या होता है। स्टेट जो है इन्वेस्टमेंट की, इंटरेस्ट की, एक पर्सन जो है उसका इंटरेस्ट, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसकी जितनी भी वैल्यू है वो स्टेट बोलते हैं उसको। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेट लिवरेज की। जो लिवरेज है मैंने बताया आपको, करेंसी यूनिट थी फ्रांस की, जो कुछ इस तरीके से दिखती थी। सबसे पहले बात करेंगे हम जो फर्स्ट स्टेट है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेट्स के जो मेंबर हैं उनकी वैल्यूएशन कितनी थी। फर्स्ट प्लेस पे आते हैं क्लर्गी, ठीक है। सेकंड प्लेस पे आते हैं हमारे नोबिलिटी। थर्ड स्टेट पे आते हैं हमारे जैसे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट्स ऑफिशियल, लॉयर्स एक्सेट्रा। इसमें आते हैं पीजेंट्स, आर्टिजन, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स। जो थर्ड स्टेट थे उसमें कुछ लोग तो जो है वो रिच थे एंड कुछ जो लोग हैं वो पुअर थे। अब बात आती है एक फैक्ट की, एक नोट करने वाली बात है कि जो सिर्फ थर्ड स्टेट थी ना वही टैक्स देती थी। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है वो फ्री कर दिए गए थे टैक्स देने से, जो थर्ड स्टेट थी वही सिर्फ जो है टैक्स देती थी। अब ये जो स्टेट का सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ, इसमें क्या हुआ, 18वीं सेंचुरी की फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो ओल्ड रिजाइम है, ओल्ड रिजाइम एक वर्ड जो है वो 1789 के जो फ्रांस है उसके जो सोसाइटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। फर्स्ट स्टेट में आते हैं हमारे क्लर्गी। जो क्लर्गी है वो ऐसा ग्रुप था पीपल का जो चर्च में काम करता था, स्पेशली फंक्शन करता था। ये टैक्स नहीं देते थे और इनको ये फंक्शन जो है वो बर्थ से ही मिला हुआ था इनको ये चीज़ें। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड स्टेट की। सेकंड स्टेट में आते हैं हमारे हाई रैंकिंग पीपल और जो कोर्ट की जो फैमिलीज़ हैं, रॉयल रिलेशंस हैं, ये भी क्या है, ये टैक्स नहीं देना पड़ता था और ये अपने जो ये प्रिविलेज हैं इनको एंजॉय करते थे। जो बाकी के बच गए वो फ्रांस में उनकी कितनी पॉपुलेशन थी, 90% उनकी पॉपुलेशन थी एंड उनको ही क्या करना पड़ता था, टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था। अब बात करते हैं हम जो कॉमन पीपल हैं, जो थर्ड स्टेट वाले पीपल हैं, उनकी क्या कंडीशन थी। जो पीजेंट की पॉपुलेशन थी हमें पता है वो 90% थी और ये एक लैंड है उसके सिर्फ छोटे ही पार्ट पे ये कल्टीवेट
कर सकते थे, बड़े पार्ट पे नहीं कर सकते थे। 60% लैंड जो है वो किन के पास था? नोबल के पास, चर्च के पास, और जो बाकी के जो थर्ड स्टेट के जो रिच मेंबर हैं उनके पास 60% लैंड था। अब बात करते हैं हम जो क्लर्गी और नोबिलिटी है। सबसे पहले ये जो है इनको बर्थ से ही प्रिविलेज था। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? ये टैक्स देने से, जो स्टेट टैक्स होता है, जो लैंडर्स जो लेते हैं, जो स्टेट लेती है, उससे ये फ्री थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नोबल्स की। जो नोबल्स थे वो प्रिविलेज से ये इंजॉय करते थे। फेडरल ड्यूज जो हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो लैंड को सर्विसेज, जो लैंड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किए जाते थे। अब कैसे? घरों में काम करके और फील्ड्स में काम करके, आर्मी को अटेंड करके, जो बिल्डिंग रोड्स है उनमें पार्टिसिपेट करके, ऐसे तरीके से वे लैंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कराती थी। कौन? पीजेंट्स। अब क्या है, जो चर्च है वो पीजेंट से टैक्स लेती थी, एक टैक्स का जो है वो शेयर लेती थी, उसको टिथ बोला जाता था। पीजेंट से ही लेती थी, और जितने भी जो मेंबर हैं थर्ड स्टेट के, उनको स्टेट को टैक्स देना पड़ता था। एक डायरेक्ट टैक्स भी है जो स्टेट को देना पड़ता था, टैली। टैली एक क्या है? इंक्लूडेड ए डायरेक्ट टैक्स टू स्टेट कॉल्ड टैली। सो ये जो है स्टेट को देना पड़ता था। जितने भी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हर एक कंजप्शन के लिए, जो साल्ट पे और टबैको पे है, ये थर्ड स्टेट जो है वो अकेली इन एक्टिविटीज़ का जो बर्डन है टैक्सेस के थ्रू वो अकेली भुगतती थी। जो ये साल्ट है, टैक्स, टबैको है, इन पे भी टैक्स था, जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो सिर्फ कौन भुगतती थी? थर्ड स्टेट वाले लोग ही भुगतते थे। अब ये पिक्चर जो है यहाँ पे, जो ये पुअर है, ये रिच को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। ये स्पाइडर की तरह वर्क कर रहा है और ये फ्लाई की तरह वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब कैसे जो पीपल हैं वो सर्वाइव कर रहे थे। जो पॉपुलेशन की, जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो दिन पे दिन क्या करती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी। 23 मिलियन से कितनी हो गई थी? 28 मिलियन। 23 मिलियन किस में थी? 1715 में, एंड 28 मिलियन किस में हो गई थी? 1789 में। आप देख सकते हो कितना डिफरेंस हो गया था। क्या हुआ? अब पॉपुलेशन बढ़ी है तो फूड की जो नीड है, फूड की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसी तरीके से जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी ना, उस ग्रेन की प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रही थी उस स्पीड से। सो क्या हुआ? फूड की कमी हो गई। इसीलिए जो प्राइसेस है फूड के, ब्रेड के, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई। तो जो कॉमन पीपल था, जो वर्कर था, वो इस नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो उनके जो वो लेबरर्स की तरह वर्क करते थे ओनर्स के घरों पे। सो जो ओनर हैं वो उनकी वेजेस को फिक्स करते थे। तो इसी कारण वो उतनी स्पीड नहीं पकड़ पाए जितनी जो प्राइजेस की जो स्पीड है जो इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जो पॉपुलेशन है उनकी स्पीड ब्रेड नहीं पकड़ पाया, उसी तरीके से वर्कर्स भी प्राइस की जो स्पीड जो इंक्रीज हो रही है उसको नहीं पकड़ पाया। तो पुअर और रिच के बीच में क्या हुआ? बहुत ज़्यादा गैप हो गया। जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एक तरीके से ड्रोट पड़ गए, ओले पड़ गए। इससे क्या हुआ? हार्वेस्ट जो है वो ख़राब होगी। पहले तो जो ब्रेड है उनकी प्राइसेस जो है वो पहले तो बढ़ती जा रही थी, अब ये ड्रोट और हेल जो है वो आ गए, इसके कारण हार्वेस्ट ख़राब हो गई। अब क्या हुआ? सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? जब आपका जो जीवन है, जो आपकी लाइवलीहुड है, वो किस में हो? बहुत ज़्यादा डेंजर में हो। अब ओल्ड रेजाइम के दौरान फ्रांस में क्या हुआ? ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ओक्योर होने लग गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रोइंग मिडिल क्लास। ओके, दिस वन इज, अब जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस है वो कैसे हैपन हुई? अब ये देखेंगे कैसे जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस है वो हैपन होता है। सबसे पहले क्या हुआ? बैड हार्वेस्ट हुई, खराब जो है वो हार्वेस्ट हुई। फिर क्या हुआ? ग्रेन की लैक हो गई।
फिर जो फूड प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गए, पुअर्स इन डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, वो ब्रेड नहीं खरीद पा रहा था, तो बहुत ज़्यादा वीक हो गए, फूड राइट्स हो गए और डिजीज़ हो गई, डेथ की जो नंबरिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो मिडिल क्लास है उसकी ग्रोइंग होना और क्या होना, प्रिविलेज का एंड होना। ये कैसे कैसे जो फेस किया, जो मिडिल क्लास वाले कौन थे, मिडिल क्लास वाले पीपल, एंड कैसे उन्होंने जो ये प्रिविलेज वाला जो सिस्टम है इसको कैसे कैसे एंडिंग करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की, वो इसमें हम देखेंगे। पास्ट में क्या हुआ था, जो पीजेंट्स और वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट्स किए, जो टैक्स इंक्रीज हो रहा है, जो फूड की जो कमी हो रही है, लेकिन जो ये कमी हो रही थी ना उसने सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। यानी कि जो उनकी जो मेंटालिटी है उनको बहुत ज़्यादा उसने चेंज कर दिया। जो ग्रुप था थर्ड स्टेट का जो सक्सेसफुल हो जाता था, उनके पास एजुकेशन थी, उनके पास न्यू आइडियाज़ थे, ये सभी जो हैं वो उन बंदों के अंदर ये फीलिंग जो है वो आई थी, वो ये सारी चीज़ें इन जो ये पीपल थे इन पे उन्होंने छोड़ दिया था, जो बाकी के जो पीपल थे। जो 18th सेंचुरी थी वो उसमें मिडिल क्लास जो है उसकी ग्रोइंग हुई थी। जो मिडिल क्लास है वो अब बात करते हैं हम, जो मिडिल क्लास है वो कहाँ से अर्न करती थी, ओवरसीज ट्रेड से उनका एक्सपेंड करती थी, गुड्स का मैन्युफैक्चर करती थी, जैसे वूलन हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया। ये या तो ये एक्सपोर्ट करती थी या फिर जो रिच मेंबर थे उनके द्वारा ये सारी चीज़ें खरीदी जाती थी। एक प्रोफेशन जो है वो इनको इंक्लूड करती थी, जैसे लॉयर हो गए, लॉयर भी होते थे पीपल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी होते थे। जो इन पीपल के जो थॉट्स थे वो उनका ये मानना था कि जो प्रिविलेज जो बर्थ फैसिलिटी जो प्रोवाइडेड है चर्च को, नोबिलिटी को, ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं होना चाहिए, ये इसका एंड होना जाना चाहिए। जो पर्सन की जो पोजीशन है वो उसकी एबिलिटी पे होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करनी चाहिए कि अगर वो बंदा जो है वो एबल है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको प्रोवाइडेड होनी चाहिए। जो ये आइडियाज़ थे इन्होंने ऐसी सोसाइटी को फेस किया कि जो लॉज हैं वो फ्रीडम होने चाहिए, फ्रीडम वाइज होने चाहिए और सभी के लिए इक्वल होने चाहिए और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइडेड होनी चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आगे जाके जॉन लैक, जीन जैकस रोसियो ऐसे फॉलोवर्स ने आगे जाके ये डाली। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ जो फिलोसोफर्स हैं उनके बारे में। जो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉक की। जो ये जॉन लॉक है इसने अपनी जो बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें इसने जो ये मोनार्क वाला सिस्टम है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रिंसिपल्स डाले इसने कि जो मोनार्क की जो पावर है वो नहीं होनी चाहिए, जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन है इसके प्रिंसिपल डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए। जो रूसो था, जीन जॉक रूसो, ये इसने एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रपोज किया जो कॉन्ट्रैक्ट, जो पीपल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट का पे बेस्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट एक मोंटेस्क्यू भी था, इसने क्या किया पहले, अब देखो पहले जुडिशरी लेजिस्लेटर कहाँ था, लेकिन इसने ये बोल दिया था अपनी जो फिलोसोफर थे इसने बोल दिया था कि जो पावर है उसको डिवाइड करना चाहिए, वो एक पर्सन के हाथ में नहीं रहनी चाहिए, वो उस पावर को डिवाइड कर देना चाहिए, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। इसने अकेले ने खुद ये बात बोल दी थी। अब आप देख सकते हो कि इनमें कैसी फीलिंग होती होगी। ठीक है, अब जो ये सिस्टम था, अब ये आप देखिए ये किसने फॉलो भी किया, यस, ये जो मॉडल था ये बहुत ज़्यादा अमेरिका में फोर्स किया गया। जब इसको ब्रिटेन से जो 13 कॉलोनीज थी अमेरिका की उनसे इसने इंडिपेंडेंस ले ली, तब से इसने मॉडल को फॉलो किया।
जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये बोलता था कि हर एक जो पर्सन है उसका राइट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्या हुआ, फ्रांस के जो थिंकर्स थे उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चेंज आया। अब जो ये फिलोसोफर के जो ये आइडियाज़ थे वो कैसे इफ़ेक्ट लाते हैं ये देखेंगे। इससे क्या हुआ, ये सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में ये डिस्कस होने लगे कि ऐसे ऐसे जो फिलोसोफर ऐसे ऐसे बोलते हैं और हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए। बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में बातें बहुत ज़्यादा फैली और जो पीपल जो हैं, जो पढ़ नहीं पाते, जो लिख नहीं पाते, उनको ये बातें बहुत ज़ोरों से बताने लगे कि ऐसे ऐसे जो फिलोसोफर्स हैं ऐसे ऐसे बोलते हैं। इस टाइम पे जो अब ये सभी बातें चल रही थी, तो इस टाइम पे क्या हुआ, लुईस 16 लगा दिया तड़का। अब जो लुईस 16 था उसने क्या किया, जो स्टेट है उनकी जो एक्सपेंसेस हैं उनको जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, इससे बहुत ज़्यादा एंगर हो गया एंड क्या हुआ, जो ये सिस्टम है, प्रिविलेज वाला सिस्टम है, वो इसके अगेंस्ट जो है वो पीपल जाने लग गए एंड प्रोटेस्ट करने। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही लेके आने वाली हूँ। अगर आपको ये सब अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को ज़रूर बताना। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।